तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। चैप्टर 1 में आपका सिर्फ एक ही नेशनल इनकम पे हमारे पास 4 to 5 चैप्टर्स हैं, डिपेंड्स ऑन बुक। एज पर दिस बुक राधा बहुगुणा बुक है ये। लास्ट टाइम जब हमने किया था टर्म 1 में, तो मैंने एक अपना पीडीएफ शेयर किया था, उसमें से किया था हमने। पहले इंस्टीट्यूट के नोट शेयर किए गए थे बाद में आपको। अभी हम राधा बहुगुणा में से करेंगे। सब्जेक्टिव पेपर है आपका, तो ईच एंड एवरी लाइन वर्ड एवरीथिंग आपको रीड करना है। एमसीक्यूज तो फिर भी पार्ट होते ही हमारे पेपर का। तो यूनिट नेशनल इनकम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सिर्फ माइक्रो मैक्रो का मीनिंग 1 मार्क के लिए और उसका डिफरेंस। तो 2 ही पेज मैंने शेयर किए आपके साथ। ये 2 पेज आपको स्टडी करने हैं बस, और कुछ आपके इसलिए नहीं है। तो माइक्रो का मीनिंग, ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को किस लेवल पे डील करती है? इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल का मीनिंग होता है कि हम एक हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, मेरी और आपकी बात हो रही है, हम एक फर्म की बात कर रहे हैं, या हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसी भी एक फर्म की, एक हाउस होल्ड की, एक प्रोड्यूसर की, एक इंडस्ट्री की, मतलब एक ओवरऑल हम कोई इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, किसी एक यूनिट की बात कर रहे हैं। वो एक सेक्टर हो सकता है, एक सिटी भी हो सकती है, लेकिन कभी भी कभी भी ओवरऑल पूरी यूनिट नहीं होगी, पूरी इकोनॉमी या पूरी कंट्री नहीं होगी। तो माइक्रो का मीनिंग, हम इंडिविजुअल लेवल्स पे प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं। तभी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी है वो इंडिविजुअल यूनिट्स की है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। बिकॉज जो इंडिविजुअली हैं, जैसे आपने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी की है +1 में, तब आप क्या देखते थे? डिमांड सप्लाई। जो कंज्यूमर का लिंक है डिमांड के साथ, वो क्या है? नेगेटिव। प्राइस को लेके वो भी, जैसे जैसे प्राइस राइज होती है डिमांड कम होती रहती है। सप्लायर का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन दोनों को एक प्राइस फिक्स करने के लिए मार्केट में मिलना पड़ता है, जहां हमने चैप्टर किया था प्राइस डिटर्मिनेशन, जहां दोनों आपस में प्राइस डिटर्मिन करते हैं, या वहां पे बार्गेनिंग होती है, या मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के हिसाब से। ये सारा कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, सिलेबस है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही टारगेट था कि इंडिविजुअल्स की डिमांड, हाउस होल्ड की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई के हिसाब से इंडस्ट्री क्या प्राइस फिक्स करे, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमम है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन कहाँ है, क्योंकि प्राइस से लिंक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो और आपको वहां से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है, तो भी आप इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई एक ट्यूशन 10 लाख में पढ़ रहे हो, तो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत हाई फीस पे कर रहे हो। वही चीज अगर आप 10,000 में कर रहे हो, तो उसका लेवल अलग रहेगा। तो सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर साइकोलॉजी है, बट वो हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? प्राइस से। तो ये सारा कुछ हमने माइक्रो में स्टडी किया +1 के अंदर। तो जैसे ही हमारी मैक्रो स्टार्ट होती है, अब तो आप यूज टू हो चुके हो, पहले भी नेशनल इनकम अपने टर्म 1 में कर ली है, तो हम फास्ट ट्रैक पे थोड़ा सा करेंगे। बहुत डिटेल में अभी भी स्लो लेक्चर अगर आपको लेना है, तो आप ऐप पे जाके ले सकते हो। किसी को चाहिए हो तो एक्सेस मिल जाएगा ऐप के अंदर, अगर किसी के पास ऑलरेडी ना हो। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ये सब रहता है। तो मीन्स हर जगह पे प्राइस की बात आती है। फैक्टर प्राइसिंग क्या है? वही रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी। तो वो जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोड्यूसर की ऑलवेज प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो प्राइस का डिसीजन डिफरेंट लेवल पे होगा। तो इसलिए माइक्रो थ्योरी में क्या क्या आता है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ सप्लाई, ये सब चैप्टर्स जो आपने +1 में कर लिए हैं। और इस थ्योरी के अंदर यही, इसी को हम बोलते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि थ्योरी क्या है और उस थ्योरी में किन किन वेरिएबल्स पे स्टडी होनी है। डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, सप्लाई, जो कि जब हम मैक्रो में जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एग्रीगेट डिमांड। वेरिएबल तो डिमांड ही रहता है, बट वो तो फिर एक यूनिट की डिमांड नहीं होती, वो किसकी होती है? पूरे इकोनॉमी की डिमांड होती है, तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। कितने वर्ड्स आप चाहो डाल दो इसके अंदर, जो सब आपने माइक्रो में स्टडी किए। ये है अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? बिल्कुल वाइस वर्सा, सेम लिखा हुआ है। ये भी हमारी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करती है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है एट द
लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। अब आपने वो कर लिए, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स करने के बाद तुम यहाँ सामने हो, तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या क्या होता है ना। तो जो भी वेरिएबल होगा वो कंट्री से रिलेटेड होगा। जैसे बैंकिंग सिस्टम है तो होल इकोनॉमी की बात हो रही है, किसी एक कमर्शियल बैंक की बात नहीं हो रही, कमर्शियल सिस्टम की बात हो रही है, कमर्शियल बैंक्स की। बैंकिंग सिस्टम, मनी या मनी सप्लाई, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, सब आपने कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी, कोई भी चीज जो मैक्रो में तुमने स्टडी की वो किसी एक पर्सन या एक यूनिट के लिए नहीं थी, वो पूरी कंट्री के लिए थी, ऑल ओवर कंट्री के लिए। तो इसलिए वो इकोनॉमी एज ए होल के लिए है। आगे रीड कर लो आप। इसलिए इस थ्योरी का नाम हम एग्रीगेट्स रख देते हैं, क्योंकि एग्रीगेट मीन्स टोटल, हमें पूरी कंट्री के ऊपर बात करनी है, तो एग्रीगेट्स की बात करनी है, टोटल की बात करनी है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या इनकम थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो जेएन केन्स के का पूरा कॉन्सेप्ट है जो हम स्टडी करते हैं, इसमें प्राइस को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि प्राइस मैटर नहीं करती। अगर हम होल इकोनॉमी की बात करें तो वहां इनकम मैटर करती है, इनकम के हिसाब से सप्लाई और डिमांड चेंज होती है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों का जो बेस है वो क्या है, इनकम है। तो इसका स्कोप क्या है, इसमें हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, वही इन्फ्लेशन, रिसेशन, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, जनरल प्राइस लेवल है। इन्फ्लेशन है कंट्री में या रिसेशन है। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड जो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा था, इकोनॉमिक ग्रोथ या स्टेबिलिटी, ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जब हम एडीएएस वाला यूनिट करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें कवर होती हैं। वेरिएबल्स कौन से जो इसमें स्टडी करते हैं, एडी, एएस, उसमें फिर कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल जो थ्योरी है मैक्रो की वो एडीएस थ्योरी है, जो आपका सेकंड यूनिट है ना, इसके बाद नेशनल इनकम के बाद, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी टर्म 2 में, वो मेन है। नेशनल इनकम उसका भी एक पार्ट है, क्योंकि जब हम एडीएस की बात करते हैं तो वो इनकम पे डिपेंड है, इनकम बोले तो नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड है, तो नेशनल इनकम का एक अलग यूनिट बना दिया। बट ये पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम है, इसलिए मैक्रो का पार्ट है। बट फिर जब नेशनल इनकम आपके पास आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की बात आएगी, जो फिर नेक्स्ट यूनिट में आती है एडीएस में। तो ये पूरा स्कोप है, इसलिए यहाँ जो एम है वो इनकम डिसाइड करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो। अगर डिमांड उससे ज़्यादा है या डिमांड उससे कम है, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, या इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है। वो सब जो आपने अभी लास्ट क्लास तक कवर किए है। उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है नॉलेज के लिए कि आपस में इनकी इंटरडिपेंडेंस क्या है, माइक्रो मैक्रो आपस में इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं, एक बार रीड करिए फिर बात करते हैं। ये कोई वन मार्कर क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, कोई भी वैल्यू बेस्ड कोर्स क्वेश्चन टाइप में कुछ भी नया डाल देते हैं जब वो, तो वो इस पोर्शन में से ले सकते हैं। माइक्रो का मीनिंग इंडिविजुअल यूनिट्स है, मैक्रो का मीनिंग एग्रीगेट्स का है। बट अब वो इंटरडिपेंडेंस कैसे आपस में रिलेटेड कैसे है वो देखिए। Decisions at micro level depend upon the decisions taken at the macro level। जैसे हमारी कंट्री गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी या हमारे लिए क्या डिसाइड करती है, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम की बात करेगी तो जीएसटी का रेट इंक्रीज होगा तो वो होल इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। तो जब जीएसटी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो प्राइस हर एक प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। जब टैक्स इनकम टैक्स का स्लैब चेंज होगा तो वो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, तो हमें भी तो कर रहे हैं ना वो। तो कहते हैं जो मैक्रो लेवल पे डिसीजंस होते हैं वो हमेशा माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे आपकी फैमिली में एक डिसीजन लिया जा रहा है, मान लो फैमिली डिसाइड हुआ कि घर बेचा जाएगा, मान लो घर में फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं तो हम अपने घर को बेचना चाहते हैं, तो जब घर बिकेगा तो आपको भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना।
क्योंकि आप भी तो उसी घर में रहते हो। तो जब घर टूटेगा या घर बिकेगा तो आप भी तो बेघर हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है, जब पूरी कंट्री के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जो होल कंट्री का डिसीजन है बाय द गवर्नमेंट, अब सारी डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेती है ना। तो वो डिसीजन जो लेती है, जैसे 2 मंथ्स के लिए कोविड है, लॉकडाउन लगा दिया, कभी भी स्कूल बंद कर दिए। अब डिसीजन किस पे हो रही है? मैक्रो लेवल पे, कि इंडिया में स्कूल बंद रहेंगे या पूरी पंजाब स्टेट में या चंडीगढ़ में स्कूल बंद रहेंगे। इंडिविजुअल फैक्टर बढ़ा, क्योंकि उसके बीच में आपका स्कूल भी तो आता है, आपकी ट्यूशन भी तो आती है। तो डिसीजन तो मैक्रो लेवल पे हुआ कि कोचिंग सेंटर बंद कर दो, पर कितने टीचर्स, कितने ही स्टूडेंट्स, कितने एम्प्लॉयज उससे इफेक्ट हो गए होंगे। सबके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गई इस चीज। तो ये है पॉइंट। तो डिसीजन मैक्रो लेवल पे है, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे है? माइक्रो लेवल पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, टैक्सेशन सिस्टम चेंज होगा या प्राइस, जनरल प्राइस लेवल का इफेक्ट आएगा, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आएगा। दूसरा, अब ये तो हो गया कि मैक्रो का इफेक्ट किस पे आता है? माइक्रो पे। माइक्रो मैक्रो आपस में इंटरलेटेड हैं। अब दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन द माइक्रो आल्सो। अब मैक्रो ने अपना इम्पैक्ट तो माइक्रो पे दे दिया, अब मैक्रो माइक्रो पे कैसे डिपेंड है? देखो, डिसीजंस एट मैक्रो लेवल डिपेंड अपॉन द डिसीजन एट माइक्रो लेवल, सेम लाइन होगी। अब कहते हैं जो मैक्रो के डिसीजन है वो माइक्रो पे डिपेंड है। कैसे? एग्री डिमांड डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल। ये तो बहुत ईजी है। हर घर की डिमांड अगर कम होती जाए तो पूरी कंट्री की डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जब मैक्रो का डिसीजन हुआ था कोई कंट्री लेवल पे, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो उसने एक एक सिटीजन को इफेक्ट किया, लेकिन एक एक सिटीजन की डिमांड से पूरी कंट्री की डिमांड चेंज हो रही है। एक एक डिमांड चेंज हो रही है। हम अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड करना छोड़ दें तो ऑटोमेटिकली वो मैक्रो लेवल पे इफेक्ट करेगी, है ना। जैसे कुछ चीज़ें हार्मफुल हैं, या अगर उस टाइप से कोई गवर्नमेंट करते हैं कि आप इस सब चीज़ों को यूज़ ना करें, जैसे सिगरेट को लेके है, अगर हम सब लोग अवेयर हो जाएं, जो सिगरेट स्मोकर्स हैं वो अवेयर हो जाएं, तो वो अगर सिगरेट की डिमांड को कम कर लें तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में सिगरेट डिमांड कम हो जाएगी। तो एक एक से होगा वो सबके साथ। ये दूसरा, नेशनल इनकम की बात हो सकती है। अगर मेरी कंट्री की नेशनल इनकम है तो वो मेरे से जुड़ी हुई है ना। तो अगर मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊं या मेरी इनकम कम हो जाए, तो मैं जो कंट्री को कंट्रीब्यूट करता हूँ, एक पर्सन की डेथ होने से कंट्री को फाइनेंशियल लॉस होता है। इंश्योरेंस सेक्टर क्यों चल रहा है? गवर्नमेंट इंश्योरेंस सेक्टर को क्यों इंप्रूव कर रही है? उसका रीजन है कि इंश्योरेंस कंपनीज उस कमी को पूरी करते हैं। मान लो किसी एक पर्सन की डेथ होगी, अब वो अपने आने वाले, मेरे से गवर्नमेंट पूछती है या इंश्योरेंस कंपनी मेरे से क्या पूछती है कि सर आप एक साल में कितना कमाते हो। अब मैंने जितनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है उतने बताना है। मैंने बोला मैं इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ 6 लाख की, तो मैं एक साल में 6 लाख कमाता हूँ। तो अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आप अगले 20 साल जिंदा रहते तो अपनी फैमिली के लिए 1 करोड़ कमाते। ऑब्वियसली अगले 5 साल में मैं 1 करोड़, सॉरी अगले 20 साल में मैं 1 करोड़ तो कमा रहा हूँ। वो 1 करोड़ मैं कंट्री को ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। वो पैसा इंडिया से कमाऊंगा, इंडिया में खर्च करूंगा। तो इट मीन्स अगर आज उस पर्सन की डेथ होती है तो कंट्री को 1 करोड़ का लॉस हो गया। अब अगर उसके पास इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस है, जिसको हम बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस है 1 करोड़ का, तो इंश्योरेंस कंपनी उस कमी को पूरा कर रही है। इसलिए जब आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है तो आपकी इनकम पूछी जाती है। अगर मेरी इनकम 5 लाख है तो मैं 3 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने कमाने नहीं उतने 3 करोड़। तो मेरी डेथ पे कंट्री को लॉस ही कुछ नहीं है। तो इस बात को समझिए, हर एक पर्सन की डेथ होने पे, कोविड ने कितने लोगों का ऐसा हुआ सीन, तो उतने लोगों की डेथ होने से फाइनेंशियल लॉस हुआ है। हम सब लोग हमारी कंट्री के लिए क्या है? एक फाइनेंशियल एसेट है। हम अपनी फैमिली के लिए क्या है वो तो अलग बात है, पर गवर्नमेंट या इंडिया के लिए हम एक फाइनेंशियल एसेट हैं। अगर हम जिंदा रहेंगे तो अगले 20-30 साल हार्डवर्क करेंगे। आप लोग भी तो आगे जाके कुछ ना कुछ करोगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, पैसा तो कमा के दोगे ना इंडिया को। आप कमाओगे खुद के लिए, पर कंट्रीब्यूशन किसको कर रहे हैं? नेशनल इनकम को। तो हम सबकी इनकम नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो कंट्री के साथ अपने आप ही गलत होता है। वेरी सिंपल। तो इसलिए मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड है और माइक्रो मैक्रो पे। सिंपल। बट ओवरऑल ये नॉलेज के बाद
एक डिफरेंस है, वो शायद एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन इस बार भी आ जाए 3 मार्क्स का, डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है, एक बार रीड कर लेते हैं। मीनिंग में क्या है, इट्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, स्टडी ऑफ होल। सिंपल ये तो पता है हमें। ये एग्रीगेशंस पे वर्क करती है, किसके एग्रीगेशन पे, इंडिविजुअल यूनिट्स के। और ये इकोनॉमी के एग्रीगेशन पे डिपेंड, एग्रीगेट्स तो हैं बट वो इंडिविजुअल यूनिट्स के हैं। एग्रीगेशन की लिमिटेड डिग्री है कि अगर बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, मेरी डिमांड की, या एक सेक्टर के सभी कंज्यूमर्स की डिमांड की बात हो रही है। मार्केट डिमांड क्या है, यही है। उसके बाद हम कंट्री की डिमांड की बात तो नहीं करें ना माइक्रो में, तो माइक्रो में ज्यादा तो हम इंडिविजुअल डिमांड से कहाँ पहुंच जाते हैं, मार्केट डिमांड पे। बस यहां सीधा हम कंट्री पे पहुंचते हैं, एग्रीगेट ऑफ होल इकोनॉमी, होल कंट्री। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये हमने चैप्टर किया है +1 में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या उससे रिलेटेड अदर जो होते हैं। अब एलोकेशन रिसोर्सेज में क्या था, व्हाट टू डू, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये है। लेकिन यहाँ जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बैंकिंग मनी सिस्टम से रिलेटेड। मतलब इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं वो वही एक ही पॉइंट को बार बार लिखा गया है। देखो मीनिंग के अंदर ही एग्रीगेशन का वर्ड भी है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स का वर्ड भी है, क्योंकि हम अगर मीनिंग देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इट इज अ पार्ट ऑफ थ्योरी व्हिच स्टडीज या डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वेरिएबल्स, एग्रीगेट्स एट होल इकोनॉमी लेवल। तो ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम है वो भी बड़ी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी डिमांड को थोड़ी सोल्व कर रही है, या आपकी सिटी में, आपकी स्ट्रीट में क्या डिमांड है, सेक्टर 20 में मैंगोज की डिमांड क्या है, वो वाली एग्जाम्पल थोड़ी होगी यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इस पे वर्क करेगी अब कि कंट्री के अंदर डिमांड कम है, एग्री डिमांड अपने रिक्वायर्ड एग्री डिमांड से कम है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए वो अपनी फिजिकल पॉलिसी बजट के अंदर चेंज लाएगी, आरबीआई की हेल्प लेगी। अब मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं माइक्रो के अंदर, दो वर्ड्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ भी दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेन, एग्री डिमांड एंड एग्री सप्लाई। सब कुछ एडी और एएस को कंपेयर करके तो डिसाइड हो गए, एडी एएस से ज्यादा है कम है, सारी थ्योरी उसके ऊपर डिपेंड है। और एडी एएस किस पे डिपेंड है, नेशनल इनकम पे, सिंपल। और उनके ज्यादा कम होने से गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, बजट में, टैक्स रेट में, हर उस पॉइंट को जो तुम गवर्नमेंट से डिसीजन लेते हो वो एडी और एएस को लेके होता है। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है माइक्रो में तो उसके लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, प्राइस। डिमांड किसका डिटर्मिनेंट है, प्राइस का। डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, सिंपल। सप्लाई डिपेंड्स अपॉन प्राइस, बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है, मेन इनकम। तो यहाँ पे बेस इनकम है, इनकम के अकॉर्डिंगली हम डिमांड और सप्लाई में चेंज करते हैं या अपने आप चेंज आते हैं। तो उस इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करना, यही सिखाया गया आपको सेकंड यूनिट, एडीएस यूनिट जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मेथड्स ऑफ स्टडी, आज की क्लास के एंड पे हम एक टेस्ट का शेड्यूल भी रेडी करेंगे, जो आपके 4-5 चैप्टर्स हो चुके हैं उनका। फिर आगे नेशनल इनकम के टेस्ट पहले भी हुए थे, एक ले लेंगे ओवरऑल थ्योरी का, नेशनल इनकम का भी। पहले वो जो मेन यूनिट है वो हम टेस्ट लें, जिसका सिलेबस हमने टर्म 2 में किया फर्स्ट टाइम, उसको डिसाइड करेंगे आज क्लास के पे, याद रखना। अब देखिए मेथड ऑफ स्टडी क्या है। अब यहाँ जब हम एक फैक्टर की स्टडी करें, जैसे डिमांड की बात करें, तो डिमांड किस पे डिपेंड है, प्राइस पे। अदर फैक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट, साइलेंट। जबकि यहाँ पे क्या लिखे, अब इट यूज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एज इंटरडिपेंडेंस अमंग द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब यहाँ पे अदर फैक्टर्स की हम साइलेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बोलते हैं ओब्लिक डालते हैं ना, कि स्लैश डाल देते हैं कि इनकम या एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट। तो यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। माइक्रो में क्या करते हैं कि जब हम डिमांड की बात करते हैं हम सप्लाई को भी कांस्टेंट मान लेते हैं, हम सिर्फ प्राइस का इफेक्ट किस पे दिखाते हैं, डिमांड पे दिखाते हैं, और डिमांड के जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जब हम एग्री डिमांड की बात करते हैं तो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की बात होती है एक साथ, क्योंकि ये सारे इंटररिलेटेड हैं आपस में। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ही आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो
एग्रीगेट सप्लाई या नेशनल इनकम पे इफेक्ट आएगा उसका। ऑल्टरनेट नेम क्या है? प्राइस थ्योरी और इनकम थ्योरी। माइक्रोस इसका मीनिंग है स्मॉल ग्रीक वर्ड में, और इसका ग्रीक वर्ड में मैक्रोस का मीनिंग क्या है? सिंपल। तो ये एक बेसिक चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से या तो कुछ भी नहीं आता, मोस्ट ऑफली हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं आता इसमें से फाइनल एग्जाम में। इट्स ओनली फॉर द नॉलेज, योर जीके, बस जनरल नॉलेज आपकी। उसके बाद फिर इस चैप्टर को आप चाहो तो आज आप थ्योरी में स्टडी कर लेना, इसके 1 मार्क का क्वेश्चन। फिर चैप्टर 2 आता है यहाँ पर, यहाँ से आपका मेन नेशनल इनकम स्टार्ट होता है, क्योंकि नेशनल इनकम स्टार्ट होता है सर्कुलर फ्लो से। नेशनल इनकम का जो बेस स्टडी है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम अगर किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करें, अब यहाँ से बेटा नेशनल इनकम स्टार्ट हो गया मेन आपका। अगर हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करें, हम सबको पता है 3 एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड। इन्हीं 3 एक्टिविटीज पे हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है। हमारी इकोनॉमी कितनी, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, कितनी हमारी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है, यहाँ से होता है। हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही ग्रोथ पे है। हमारे पर कैपिटा इनकम जो जो हम वर्ड यूज करते हैं वो सब के सब इन 3 एक्टिविटीज पे डिपेंड है। ये तो चलो कॉमन बातें लिखिए, जस्ट ऐसे ही इंट्रो। अब यहाँ से बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात शुरू होती है। अब इकोनॉमी क्या है, ये हम माइक्रो में पढ़ते हैं। क्या है ये, क्या लिखा है बताइए? मीन्स इकोनॉमी वो सारे रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है जो हमें सरवाइव करने के लिए या अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या हमें वहाँ पे जो चाहिए वो प्रोवाइड करती है। अब हम जब बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी अंडर डेवलप इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, या जब हम कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को किसी भी और कंट्री की, यूएसए, यूके, उनकी इकोनॉमी से करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी डेवलप नहीं हुई। वो क्या देख के हमें लगता है? हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर। जैसे इंडिया में शोरूम्स हैं, रोड्स हैं, उससे बेटर है वो। इंडिया में जो गाड़ी है उनसे बेटर है वहाँ पे। इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, उनसे बेटर वहाँ पे। हर एक चीज़ में इंडिया में जो स्टडी है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, उनसे बेटर वहाँ पे। अगर कॉलेजेस वहाँ बेटर हैं, तो हम अपने इकोनॉमी को इन सब चीज़ों से देखते हैं, है ना। जैसे किसी विलेज की इकोनॉमी से बेटर है किसी सिटी की इकोनॉमी, तो चंडीगढ़ राजपुरा से बेटर हो सकता है, पर चंडीगढ़ से बेटर दिल्ली है, दिल्ली से बेटर फिर मुंबई हो सकता है, मेट्रो सिटीज फिर सिटीज से बेटर है। तो, तो क्या देख के लगता है? तो मुंबई को आपको राजपुरा के अंदर जो हाउसेज होंगे वैसे हाउसेज मुंबई में नहीं होंगे, वैसे बिजनेस हाउसेज नहीं होंगे, है ना। तो फिर उसके बाहर जाएंगे, जैसे दुबई में होंगे वैसे मुंबई में भी होंगे। तो इससे जितने बिजनेस टावर्स, जितने कमर्शियल हब्स हमें दुबई में मिलेंगे, पूरी दुनिया में दुबई जाना जाता है उसके लिए, है ना, अपनी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स के लिए। वैसे तो मुंबई में भी होंगी, पर मुंबई में जो अगर कोई विलेज का बंदा मुंबई चला जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होगी कि मैंने देखा नहीं कभी ऐसे इतनी बड़ी चीज़। तो ऑब्वियसली हम अपनी इकोनॉमी को इनसे देखते हैं। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है या हमारे सिटी का कैसा है, जहां आप रहते हो उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ऑलवेज आपको विलेज से बेटर मिलेगा सिटी, और सिटी से बेटर मिलेगा मेट्रो सिटी, और मेट्रो सिटी से बेटर मिलेगा कोई कंट्री, डिफरेंट कंट्री कोई हो सकती है। मे भी कोई कंट्री हमारे से डाउन भी हो। बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया की जिनकी इकोनॉमी हमारे से बहुत डाउन है ना, लेकिन बहुत सी कंट्रीज हमारे से ऊपर भी हैं। तो उनके अंदर क्या हमें वहाँ मिलता है? तो अगर इंडियंस अमेरिका चले जाते हैं तो वो हमेशा प्रेज ही करते हैं अमेरिका की, क्योंकि उनको वहाँ बेटर सिस्टम मिलता है। तो वो एक इकोनॉमी है, और उसके अंदर 3 एक्टिविटीज है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का इन सबको पता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक लेके जाने की प्रोसेस, और उसमें आउटपुट किसका फंक्शन होता है? इनपुट का। ये सिंपल बातें लिखी हुई हैं। कंजम्पशन क्या है? जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके उसके अंदर यूटिलिटी डाल दी और हम उसको क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। कंजम्पशन इज व्हाट? जैसे आज मैंने जो लेक्चर प्रिपेयर किया आपके लिए, अगर सपोज मैंने कोई नोट्स, पीडीएफ कुछ भी आपके लिए बनाया, जब मैं टीच कर रहा हूँ तब आप क्लास में हो, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन।
उससे पहले क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है। तो क्लास से पहले प्रोडक्शन हुई, चाहे वो 10 दिन में हुई या 10 मिनट में हुई, अब हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं किसी बुक का स्क्रीनशॉट सिर्फ 5 मिनट में लेके दे दूं आपको, तो उसको पढ़ने के लिए तो पूरा दिन लग सकता है नहीं। तो अभी इस टाइम जो हो रहा है वो कंजम्पशन हो रही है। तो जो इस मैटर के अंदर यूटिलिटी है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो फॉर योर सेटिस्फेक्शन। अगर आपको समझ आ गया तो यू विल बी सेटिस्फाइड। और थर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, इट इज एडिंग द कैपिटल स्टॉक। जो ऑलरेडी हमारी कंट्री में कैपिटल गुड्स हैं प्रोड्यूसर की, उसमें वो क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। उस एडिशन को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिर इनके ऊपर हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये 3 बेसिक एक्टिविटीज होगी। तो इस पे भी कुछ नहीं आता एग्जाम में, है ना। फाइनल एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इस पूरी स्टडी के ऊपर। अब सर्कुलर फ्लो क्या है, 2 तरह के सर्कुलर फ्लो है हमारे पास। और उसको समझने के लिए हम पहले मीनिंग देख लेते हैं इनका। इट इज ए फ्लो ऑफ मनी इनकम या फ्लो ऑफ गुड्स। क्योंकि 2 तरह के फ्लो हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली मिलेंगे आपको। तो जो फ्लो ऑफ इनकम है उसे क्या बोलते हैं, मनी फ्लो, मनी फ्लो। और जो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है उसे क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। क्योंकि गुड्स एंड सर्विस को हम रियल बोल देते हैं, और दूसरी चीजें जो मनी टर्म्स में है। तो जब इनका फ्लो होता है, फ्लो का मतलब जब ये एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में होती है ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड फ्लो। जैसे मैंने आपको बुक दी कि आप बुक आगे पास करो, फिर आप, अब यहाँ पे 3 सेक्टर्स हो गए बेसिकली। मेरे सामने 3 सेक्टर्स हैं जो मेरी इकोनॉमी का फेस हो सकते हैं। मेरी इकोनॉमी का फेस ये 3 फेसेस है। तो वहां पर आपस में फ्लो होता है एक दूसरे के लिए। ये तीनों फेसेस एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। सिंपल। तो इसलिए इट इज अ फ्लो ऑफ 3 एक्टिविटीज बेसिकली, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इन 3 एक्टिविटीज का जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। अब इसमें कौन से सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब ये सब हमें पहले से पता है कि हमारी इकोनॉमी अगर ओपन इकोनॉमी है तो उसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर भी ऐड हो जाएगा। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है तो उसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को निकाल दो, बाकी 3 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से, हाउस होल्ड कंज्यूमर, सॉरी हाउस होल्ड कंज्यूमर तो एक ही बात होगी, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। अब हमारे पास पहला फेज क्या है, अब ये आपके पास सर्कुलर फ्लो है हमारी इकोनॉमी का। आप चाहे इसमें इनकम फ्लो करें या गुड्स एंड सर्विस फ्लो करें, वो तो क्या फ्लो होने वो है। देखो अगर इसमें इनकम फ्लो कर रही है मीन्स मनी फ्लो कर रही है, तो मीन्स मनी प्रोडक्शन फेज से निकल के कहां जाएगी, इनकम जनरेशन फेज, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर पर जाएगी। फिर हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा खर्च होकर फिर कहां पहुंचेगा, प्रोड्यूसर के पास। तो मनी फ्लो हो रही है। ये फ्लो चलता रहता है, चलता रहता है। इट्स नेवर एंडिंग फ्लो। इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, सर्कुलर, सर्कल। मतलब अब सर्कल है, जो सर्कल तो घूमता रहेगा। सर्कल का एंड और बिगनिंग तो नहीं होता, वो तो घूमता रहता है, तो वो घूमता ही रहेगा। तो इसलिए ये फ्लो घूम रहा है, इसलिए हमारी इकोनॉमी घूम रही है। हमारी इंडिया की इकोनॉमी कभी बंद तो नहीं हुई। लॉकडाउन में 2-2 महीने हमने घर बैठ के देख लिया, है ना। 1 साल से बिजनेस बंद है लेकिन इकोनॉमी घूम रही है। हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे भी तरीके से पैसा आ रहा है, कोई भी सोर्स से आ रहा है पैसा, सर्वाइव कर रहे हैं हम। तो वो इस कारण से हो रहा है क्योंकि ये 3 एक्टिविटीज कभी रुकती नहीं है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। वो 3 एक्टिविटीज वो हैं। उसके 3 फेसेस हमें ऐसा नजर आते हैं, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। अब प्रोडक्शन फेज क्या है, जहां पर हम 4 फैक्टर्स की हेल्प लेते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन 4 फैक्टर्स की सर्विस को लेके हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फेज। इसी फेज को हम इनकम जनरेशन फेज भी कह देते हैं बाद में। प्रोडक्शन फेज में ही तो प्रोडक्शन हुई है, और जितनी प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन फेज तो हमें सर आउटपुट वैल्यू बता रहे हैं, कितनी आउटपुट हुई है। फिर जितनी आउटपुट हुई है उसी की वैल्यू एडिशन को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम। तो बेसिकली फेस ऑफ इनकम जनरेशन का मतलब इनकम फेस। हमारी इकोनॉमी के 3 फेसेस है बेटा, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
आप किसी को पूछो तुम क्या करते हो, हमारा सबसे बड़ा ये क्वेश्चन जब हम किसी को मिलते हैं, जब हमने किसी को जानना होता है, हमें ये देखना होता है कि ये बंदा कितना रिच है या क्या है ये, तो हम बोलते हैं क्या करते हो, बोले जी मैं क्लर्क हूँ, मेरी सैलरी 10,000 है। तो बस तुम समझ गए कि अब इसका इनकम लेवल कितना होगा। और उसने आउटपुट ही ऐसे बोली ना कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्लैरिकल सर्विसेज देता हूँ। तो क्लैरिकल सर्विस देता है, या बोलोगे नहीं सर मेरी एक छोटी शॉप है, एक बुक सेलर हूँ मैं, छोटी शॉप है हमारी एक, है ना, ये एक हमारा कैफे है। तो मैं समझ गया कि बहुत बड़ा बंदा तो नहीं हो सकता ये, कि वो कितना आउटपुट करेगा वहां से। तो अगर एक क्लैरिकल है या कुछ भी है, वो एक एक उसकी आउटपुट है एक, है ना। तो उस आउटपुट के थ्रू से क्या जनरेट होगी, इनकम। क्योंकि जो वो बनाएगा उसी से उसकी इनकम का आइडिया लगेगा हमें। इसलिए जब आप किसी को पूछते हो कि तीन तरीके होते हैं पूछने के, एक होते हैं तुम क्या करते हो, कई लोग ऐसे पूछते हैं, ज्यादातर तो ये पूछते हैं हर लोग कि आप क्या करते हो, तो आप बोलते हैं मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, बोले क्या किस चीज का बिजनेस करते हो, तो फिर बोलते हैं कितनी की सेल है आपकी, या आप लोग फिर सीधे पूछ लो कितना कमाते हो, घूम के क्यों पकड़ रहे हो कान, आप सीधा पूछ लो, यही पूछना ना आपने कि कितना कमा लेते हो, बस। तो अगर समवन आपको ये पूछ रहा है तो बातों में घुमा के, तो उसका सीधा क्वेश्चन ये हो सकता है कि तुम क्या कमा लेते हो, बस सीधी सी बात है। तो जिनको घुमाने की आदत नहीं होती वो सामने सीधा बोलते हैं कितना कमाते हो, पहले बताओ। तीसरा, अगर ये भी नहीं पूछना किसी से, वो लगता है कि नहीं अच्छा नहीं लगता डायरेक्टली किसी को पूछना किसी की इनकम है, तो पूछो कितना उड़ाते हो, सिंपल। अगर कितना उड़ाते हो पूछ लोगे, शायद वो बता भी दे, थोड़ा प्राउड फील करते हुए कि जी जितना आपके पूरे घर का खर्चा उतना तो मेरा एक पार्टी का खर्चा है, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे सॉन्ग्स बनते हैं जहाँ पे बताते हैं, तो समझ आता है हमें कि एक रिच पर्सन बोल रहे हैं। कई ऐसे पंजाबी सॉन्ग भी होते हैं जहाँ बोलते हैं कि मैं स्कूटर भी ले नहीं पाया, है ना, तो वहां से समझ आता है कि इसकी इकोनॉमी क्या है, क्योंकि उसके घर वाले उसको स्कूटर भी नहीं दिला रहे। तो ऑटोमेटिक जब आपके घर वाले आपको कार दिला रहे हैं तो उड़ाने वाला मतलब पैसा जाता है। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको एक बार जिद करने पे कार दिला दी तो मतलब उनकी इनकम ज्यादा है। तो आपके पेरेंट्स में बिजनेसमैन होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बड़े लोग होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, तभी तो वो आपके एक बार कहने पे आपको कार दिला रहे हैं, फिर कार भी कौन सी वाली। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे स्कूटर भी मिल रहा तो मेरा एक्सपेंडिचर लेवल भी मेरी किसको शो कर रहा है, इनकम को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो जब आपके पूरे महीने का खर्चा मेरी एक दिन की पार्टी का खर्चा हो, तो मैं उड़ाने वाला बंदा हूँ पैसे। तो मेरे पैसे उड़ाने की चीज से भी समझ सकते हो, कमाने की चीज से भी, और प्रोडक्शन से भी, तीनों से समझ एक ही चीज आएगी। इसलिए जब आप लास्ट डे पहुंचोगे इस यूनिट के, तो आपको ये समझ आएगा। अब तो बताने में इतना मजा नहीं आएगा मुझे, क्योंकि आप सबको सब कुछ आता है पहले से। तो मैं बोलूँ कि नेशनल इनकम कौन सा सेम आएगा, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से, तो आपको लोग पता ही है हमें। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तब आपको कुछ नहीं आता होता ना, ये तो बाई चांस हम टर्म वन में कर चुके थे चैप्टर ये। तो प्रोडक्शन फेज में जो आउटपुट हुई उसी आउटपुट ने आपकी इनकम डिसाइड करनी है, गॉट इट। और जो इनकम हुई उसी ने आपके एक्सपेंडिचर डिसाइड करने हैं। इसलिए किसी को भी पूछ सकते हो तीन बातें, क्या करते हो, कितना कमा लेते हो, कितना उड़ा लेते हो, सिंपल। तुम्हारे कितने पंजाबी सॉन्ग इन सब तीन बातों पे बने हैं। तो ये आप रीड कर सकते हो, मैंने सारी बात समझा दी इसके अंदर जो भी लिखी हुई है। मैंने अपने स्टाइल में बोला, लेकिन आप अपने इस बुक के स्टाइल से पढ़ सकते हो, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अब कहते ये सर्कल कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट चलती जाएगी, न्यू इनोवेशन होंगी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगी, नए रिसोर्सेज फाइंड आउट करेंगे, मतलब जब इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्शन भी होगी, नए नए तरीके से प्रोडक्शन। अब जब इंडिया डिजिटल इंडिया हुआ, जब ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन गए, कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए, तो पैसा कमाने का नया सोर्स बन गया, ऑनलाइन क्लासेस। एक ही बात है, अब तुम फेस टू फेस नहीं आ सकते यहाँ पे, तो फिर मुझे कुछ तो सोर्स ढूंढने। अगर तुम फीस नहीं दोगे तो मुझे किसी से तो लेनी है, तो मुझे फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। इनोवेशन हुई ना। अगर मेरी इनकम फेस टू फेस क्लासेस से कम होगी, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना होगा फिर, मुझे फिर दूसरा फेस ढूंढना पड़ेगा। ये तभी तो होगा जब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। अगर हमारे इंडिया में इंटरनेट ना होता फिर तो सोच लो कि इंटरनेट 2G वाला ही होता आज भी। और अगर ये कोविड अगर पिछले 10 साल पहले आया होता, तो अगर ये कोविड 10 साल पहले आता तो हमारे पास 2G था, 3G था मुश्किल से।
पर उस 2G की स्पीड पे गूगल मीट चलते ना, अगर गूगल मीट भी ना होता तो मतलब इकोनॉमी रुक जाती। इकोनॉमी रुकी तो नहीं ना। जब लॉकडाउन हुआ या कोई भी ऐसा सीन आया, जब क्लासेस स्कूल या कोचिंग सेंटर बंद हो गए, तो कुछ तो ऑल्टरनेटिव ढूंढा, फिर उस टाइम बन जाती फिर ये। मान लो ऐसा लॉकडाउन होता तो 1 महीने 2 महीने बाद 4G आया था, 5G आया था, टेक्नोलॉजी डेवलप होती। क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें इंटरनेट का स्पीड चाहिए, तो फिर वो डेवलप होता उस टाइम। अब ऑलरेडी इंडिया में था, बाई चांस की बात है, कोविड से पहले हमारे इंडिया में 4G था, सबके सिम में 4G है, और वाईफाई हमारे पास अच्छा था घर में, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं तो ये चीज़ डेवलप की जाती, फिर गवर्नमेंट इस पे वो करती पहले कि बंद करने से पहले हम इंटरनेट प्रोवाइड कर दें सबको। तो इस तरह से कहते हैं ये इकोनॉमी चलती रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती रहनी है। अब ये सर्कुलर फ्लो 2 तरह से होता है, आपको बता दिया, रियल फ्लो भी है और मनी फ्लो भी है। रियल फ्लो क्या होगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेंगी वन सेक्टर टू अदर सेक्टर। यहां पैसों की बात नहीं होगी, आप मेरी हेल्प करो मैं आपकी हेल्प करूंगा, सीधी सी बात है ना। कई बार ऐसी बात होती है ना, समवन आपको कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, उसमें क्या है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होगी। जैसे आपके नेबर हैं, आपसे कई बार एक्टिवा मांग के ले जाते हैं, फिर आप भी उन्हीं से मांगोगे, पैसा तो नहीं है ना, आप बोलोगे ठीक है ले जाओ, 100 रुपीज लगेंगे, वो तो फिर क्या भी कर लेगा। फिर उसे आपकी एक्टिवा की क्या नीड है, आपका एहसान लेने की क्या नीड है। तो जब आपका नेबर आपको बोलते हैं कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी एक्टिवा ले जाऊं, तो वो पैसे नहीं देगा आपको, बदले में क्या देगा, सर्विस। किसी को कोई बात नहीं, कभी जरूरत तो मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ। फिर आप रात को 12 फोन कर देते हो कि जी मुझे फीवर है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, तो वो लेके तो जाएगा ना आपको, वो थोड़ी मांगेगा कि मुझे 500 दो, वो तो फिर एम्बुलेंस ले जाएगी आपको 500 में। तो गुड है ना। तो हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो कोई हमारी हेल्प तभी करता है, तो पहल तो किसी को करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो अपने नेबर में जितने लोग हैं एक एक बार सबकी हेल्प कर दो, अल्टीमेटली वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे, करेंगे, या आप मांग सकते हो हेल्प उनसे कभी भी, बट वो होना शुरू हो जाएगा। झगड़ा करोगे तो फिर झगड़ा ही होता रहेगा हमेशा। तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती है वन सेक्टर टू अदर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर क्या हेल्प करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की, क्या करता है बताओ, वो गुड्स एंड सर्विसेज को बना के देता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो लैपटॉप थोड़ी बना सकते हो आप, लैपटॉप तो बना के देगा कोई, तो आपको एचपी कंपनी लैपटॉप बना के देती है, तो वो आपकी हेल्प भी तो कर रही है। तो कंज्यूमर सेक्टर जो है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, उसे रेडीमेड गुड्स एंड सर्विस चाहिए। हम कुछ नहीं बना सकते खुद, जो हम बना सकते वो घर में बनाते ही हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं बना सकते, इसलिए हम किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर का एक ही रोल है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड सेक्टर को देना। तो फिर हाउस होल्ड सेक्टर कैसे हेल्प करेगा प्रोड्यूसर सेक्टर की, फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ भी करना है तो उसको करना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे आपको टीच करना है कोचिंग सेंटर खोल के, तो मुझे आप में से ही, इकोनॉमी में से, सोसाइटी में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो क्या होगा, लैंडलॉर्ड, जो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, लैंड। सोसाइटी में से मुझे एक पर्सन लेना पड़ेगा जो टीचर होगा, मैं खुद को भी ले सकता हूँ, कोई टीचर आपके लिए अपॉइंट भी कर सकता हूँ, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। तो बीइंग ए एंटरप्राइज, बीइंग ए फर्म, मुझे 4 फैक्टर्स की नीड है, जो मुझे कहां से मिलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से, सोसाइटी से मिलेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर मीन सोसाइटी, सिंपल वर्ड्स में। तो मुझे लैंड दी किसी लैंडलॉर्ड ने, जो इसी सोसाइटी का पार्ट है, मुझे लेबर मिली इसी सोसाइटी से, मुझे पैसा चाहिए था तो आप लोगों का ही पैसा बैंक में पड़े, जहां से मैंने लोन ले लिया, जहां से मुझे कैपिटल मिल गई। ये चारों सोर्सेज मेरे अपने भी हो सकते हैं, शोरूम मेरा अपना है, पैसा जो लगाया मैंने अपना लगाया, खुद ही पढ़ाता हूँ, तो जो आपकी फीस आएगी मुझे मिलेगी सारी, जैसे घर में कोई पढ़ाता हो। जैसे कितने टीचर होंगे जो घर में पढ़ाते हैं, घर भी अपना है, पढ़ाना भी खुद ही है, घर में जो पैसा लगा वो भी अपना ही है, तो किसी को कुछ लेना नहीं है 1 रुपया भी। सिर्फ रॉ मटेरियल पे खर्च आएगा उनका, वो तो सबका आता है। इलेक्ट्रिसिटी भी रॉ मटेरियल है, कॉपी पेन पेपर भी रॉ मटेरियल है, चौक और मार्कर भी रॉ मटेरियल है। तो आपको पढ़ाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, वो तो मैं कहीं और से लूंगा। उसके अलावा जो 4 फैक्टर्स हैं, रॉ मटेरियल इज नॉट ए फैक्टर, इट इज कॉल्ड नॉन फैक्टर इनपुट। क्या बोलते हैं इसको, नॉन फैक्टर। तो मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो मुझे लेना ही पड़ेगा कहीं से। तो अगर मैं घर में पढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बनाऊंगा मैं, वो मेरी तो नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी, कॉपी पेन पेपर चौक
या मार्कर, ये मैंने अरेंज कर लिया बाहर से। ये मेरा रॉ मटेरियल है, एक टीचर का रॉ मटेरियल क्या है, यही तो है। फिर इस रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट करेगा किसमें, टीचिंग में। जब तुम पढ़ने आओगे तो इसी रॉ मटेरियल की हेल्प से मैं आपको टीच करूंगा +2 इकोनॉमिक्स। वो मेरा आउटपुट वैल्यू होगी जिसकी फीस होगी एक। तो उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 4 फैक्टर्स की नीड है। इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर हाउस सॉरी प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज की हेल्प मांगता है, और हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं कि ठीक है हमने आपकी हेल्प कर दी, अब हमें रेडीमेड गुड्स दो बना के, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। अगर मैं किसी फैक्ट्री में जॉब करता हूँ तो मैं तो वही काम कर सकता हूँ ना, उसको मैं अपनी लेबर सर्विस दे सकता हूँ। अब एलईडी थोड़ी कुछ बनाऊंगा, एसी थोड़ी कुछ बनाऊंगा, वो तो मुझे वही बना के देगा फैक्ट्री। तो ऐसा मान लो कि दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। एक तरफ सब हाउस होल्ड खड़े हैं और एक तरफ सब प्रोड्यूसर। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर की हेल्प कर देते हैं प्रोडक्शन में, और हाउस होल्ड सॉरी प्रोड्यूसर उनको रेडीमेड गुड्स देता है। पैसे की बात कहीं नहीं आई, मैंने आपकी हेल्प की, आपने मेरी कर दी बात। ना पैसा मैं आपको दूंगा ना आप मुझे दोगे। तो ये भी तो कभी इकोनॉमी थी, सीसी इकोनॉमी, जहां पैसा होता ही नहीं था, मनी थी नहीं, हम बस एक दूसरे की करते थे, हेल्प करते थे। अब उसको मनी टर्म्स में वैल्यू करते हैं बस। मैं जो आपकी हेल्प कर रहा हूँ वो मुझे आप उसका फीस दे दो, कोई जो मेरी हेल्प कर रहा है लैंडलॉर्ड, मैं उसे क्या दे दूंगा, रेंट। अभी वो हो रहे, मैं आपसे फीस मांग लेता हूँ, वो मेरे से रेंट मांग लेते हैं। पैसा मेरे पास टिकता तो है नहीं, जितना दिया आज तक स्टूडेंट ने उतना सब चला गया, रुका नहीं कहीं भी। ये फ्लो है, इसको समझना है हमें, रियल फ्लो और मनी फ्लो के वे में। तो रियल फ्लो क्या है, एक बार रीड कर लीजिए। तो मनी फ्लो क्या है, बुक से या सामने स्क्रीन पे है, इसको रीड करिए एवरीवन। और इसको और बेटर देखना है तो डिफरेंस देख सकते हो। रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, और मनी फ्लो इनकम का फ्लो है, मनी का फ्लो है, जिसे नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। रियल एंड नॉमिनल ये दो वर्ड चलते हैं ना। नेचर ट्रांजेक्शन, यहाँ फिजिकल आउटपुट की बात हो रही है, सर्विसेज की बात हो रही है, यहाँ मनी की बात हो रही है, इसलिए इसको फिजिकल फ्लो कह देते हैं, इसको नॉमिनल या मनी फ्लो। बात एक ही है, तीनों पॉइंट्स एक ही है, तो कोई डिफरेंस मीन बनता नहीं आपस में, मीनिंग बनते हैं बस इनका। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, एक में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, वो बता दिया आपको। हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज, बदले में इन एक्सचेंज इन कंसिडरेशन प्रोड्यूसर हाउस होल्ड कर देता है फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस। सब तैयार होके मिलेगा आपको, आपको कुछ नहीं करना। आप देखो तो पूरे दिन में आप कितने डिपेंड हो। मॉर्निंग में ब्रेड बटर से बात शुरू हो जाती है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप लोग कितने डिपेंड हो। ट्यूशन आए तो एक्टिवा की नीड है, एक्टिवा पेट्रोल की नीड है, सर्विस की नीड है, हर बार आप डिपेंड हो किसी प्रोड्यूसर पे। इंटरनेट, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कोई ना कोई तो प्रोड्यूस कर रहा है आपके लिए। ऐसे नॉमिनल है, मनी फ्लो कर रही है। अब मनी कैसे फ्लो करेगी, पहले किससे किसको करेगी, जैसे ऊपर तो क्या था, पहले हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को मिलेगा, तभी तो प्रोड्यूसर गुड्स बना पाएगा। अकेला प्रोड्यूसर क्या हो सकता है, वन फैक्टर। प्रोड्यूसर क्या है, एंटरप्राइज, मैनेजमेंट, वो तो सिर्फ मैनेजमेंट है। अगर मैं क्लास में आपको टीच कर रहा हूँ तो मैं ऑनर थोड़ी हूँ, मैं स्कूल का प्रिंसिपल थोड़ी हो सकता हूँ, मैं तो टीचर हूँ। मैं एक सर्विस दे रहा हूँ अपनी कोचिंग सेंटर को, लेबर सर्विस। बट मैनेज कौन कर रहा है फिर इसको, क्लास शुरू होने से पहले हर चीज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है, फॉर्म की है। तो आपकी क्लासरूम आपको रेडी मिले, क्लासरूम का सिस्टम, टाइम टेबल, ये मॉर्निंग से शुरू होती चीजें मैनेज करना, है ना। वो अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो तब उस टाइम मैं टीचर नहीं हूँ, तब मैं एक मैनेजमेंट हूँ। जब आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आज क्लास ऑनलाइन है या ऑफलाइन है,
आपको इतने बजे आना है या थोड़ा लेट कर लेते हैं या सेटअप लग रहा है, ये सब कुछ क्या है, मैनेजमेंट। क्लास तो उसके बाद स्टार्ट हुई, तो वो है एंटरप्राइज का काम। फिर जब क्लास स्टार्ट हुई तो आपको यहाँ सिर्फ एक लेबर मिली, एक सिर्फ टीचर मिला जो अपना हार्डवर्क या अपना टाइम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर। तो एंटरप्राइज तीन बाकी फैक्टर्स को कोऑर्डिनेशन में लेके आ रही है, लैंड, कैपिटल एंड लेबर। इन तीनों कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज बाहर बैठा है, कोई बैकएंड पे बैठा हुआ है जो आपकी क्लासेस को मैनेज करवा दे, टाइमली आपको क्लासरूम मिल जाता है, टीचर मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, वो मैनेजमेंट है। चाहे कोई कोचिंग सेंटर की बात हो रही है, स्कूल की, हॉस्पिटल की, कुछ भी हो रही है, ठीक ना। तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट तो आपके सामने कभी आती नहीं, डॉक्टर्स ही तो आते हैं ना, स्टाफ ही तो आते हैं, वो तो एम्प्लॉइज हैं, लेबर है वो तो। इस तरह से इन्हें बता दिया। आगे चलते हैं। अब सर्कुलर फ्लो के मॉडल्स की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा मॉडल है, जिसको हम टू सेक्टर मॉडल कहते हैं, जहां हमारी इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। तो अब नंबर वन पहले देखते हैं, नंबर वन पे क्या लिखे, जो मैंने अभी आपको समझाया था। हाउस होल्ड नंबर वन पे प्रोड्यूसर को क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, दिख गया सबको। बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। अब अगर एग्जाम में आपको कि रियल फ्लो बना के दिखाओ, तो आपको ऐसे बनाने हैं, दो सेक्टर ले रहे हैं, उसके बीच में दिखा देने। फिर अगर आपको बताते हैं कि मनी फ्लो दिखाओ, तो मनी फ्लो में क्या होगा, मनी फ्लो में पहले जो पहल है वो प्रोड्यूसर करेगा, ऐसे। देखिए, अब जो पहल है वो ये करेगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, क्योंकि जो उन्होंने हेल्प की है उसके बदले में गुड्स तो दे दी हमने उसको, वो तो होगी सर्विस के बदले में सर्विस, रियल फिजिकल आउटपुट। लेकिन अब उसकी जो नेशनल इनकम वैल्यू है, जो हम बोलते हैं चारों की जो वैल्यू है, प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू होती है, वो चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनपुट निकाल दो, मीन्स आउटपुट में से क्या निकाल दो, रॉ मटेरियल, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। ये सब आपको आगे अभी समझ आएगा जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी। तो जब हम एक प्रोडक्ट की आउटपुट में से उसका रॉ मटेरियल या इनपुट प्राइस निकाल देते हैं, तो जो बचता है वो क्या बचता है, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडिशन का मतलब इन चार फैक्टर्स ने मिलकर आपके रॉ मटेरियल की वैल्यू बढ़ा दी। जैसे मेरा चौक, मार्कर, पेपर, स्टेशनरी, नोट्स या बुक, इनकी वैल्यू बढ़ गई, उसके लिए क्या हुआ, चार फैक्टर्स ने हेल्प की, तो उसके बदले में उनको जो मनी रिवॉर्ड मिलना है, वो रिवॉर्ड क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जिसमें खुद एंटरप्राइज या फर्म या प्रोड्यूसर भी तो है, वो भी तो एक हाउस होल्ड है ना, जो अपनी मैनेजमेंट डाल रहे हैं, और मैनेजमेंट के बदले में क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, सिंपल। और फिर हाउस होल्ड की टर्म है। अब इसकी टर्म क्या है, इसकी टर्म क्या आती है कि अब इसकी बारी है, अब ये क्या करेगा, जो पैसा प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को मिला है वो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को वापस करेगा, बाय द वे ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन सेम गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में बनाई गई हैं बाय द प्रोड्यूसर, वो सब खर्च की जाएंगी, वो सब परचेज की जाएंगी। अब गड़बड़ कहाँ आती है इस पूरे सर्कुलर फ्लो में, गड़बड़ कहाँ आनी है, ये देखो, ये गड़बड़ है जहां सेविंग स्टार्ट हो जाती है। सेविंग अगर तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात आ जाए तो गड़बड़ नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, मतलब शेयर मार्केट, ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, मनी मार्केट, अगर तो पैसा यहां आ जाए फिर तो वो आगे बोरिंग्स में चला जाता है। ये देख रहे हो, हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सेविंग्स किस में रखी, हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी सेविंग किस में रखी, बैंक में। मनी मार्केट, तो मनी मार्केट इज नॉट ए सेक्टर, मनी मार्केट हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में ही एक पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है ना। जैसे कार का मतलब इंजन उसके अंदर होगा, इंजन कार का इंटेग्रल पार्ट है, स्टेयरिंग भी होगा उसके अंदर, पक्की बात है। आपको पूछने जरूरत नहीं कि क्या स्टेयरिंग भी मिलते साथ में, क्या इंजन मिलेगा साथ में, तो जब कार खरीद रहे हो तो इंजन मिलेगा मिलेगा, उसके बिना कार ही नहीं है कोई। तो ऐसे ही किसी भी इकोनॉमी में आपको फाइनेंशियल मार्केट तो मिलेगी मिलेगी, जिसको गवर्न आरबीआई करता है। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर ने सेविंग्स की वो उसने बैंक में दे दी,
बैंक ने देखो ये वाली सेविंग इनसे लेके किसको दे दी, तो पैसा यूज में आ गया। प्रॉब्लम कहाँ है, जहां तुम अपने घर में पैसा रख लेते हो। अब इंडिया में हर एक घर में इतना पैसा पड़ा है, और वो सारा बाहर आ जाए कितना बढ़िया है। इसलिए वो एक स्टेप उठाया गया था बाय द गवर्नमेंट। क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन का एक ही एम था कि जितना पैसा भी घर में पड़ा है, एक एक रुपया बाहर आ गया था। मतलब किसी के मंदिर में भी 10 रुपए नहीं पड़े थे डीमोनेटाइजेशन। मतलब ही नहीं, सबको अलर्ट दे दे कि घर में कहीं भी पैसा ढूंढो, हर जगह ढूंढो। तो लोगों ने हर जगह ढूंढा, जहां जहां पैसा निकला अकाउंट में डाले, अकाउंट में आ गया तो समझो, अकाउंट में आ गया तो यूज हो गया। अब वो पैसा, तब से इकोनॉमी, अब ये गवर्नमेंट का बहुत बोल्ड डिसीजन था, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी बहुत हुए, क्रिटिसिज्म भी बहुत हुए, बट कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो वो एक अच्छा डिसीजन था। तभी तो डिजिटल इंडिया बना, स्टेप बाय स्टेप है ना। हम सबका पैसा बैंक, जब से बैंक में आया तब से कहाँ बैंक में घूम रहे। उस दिन के बाद से हमें कैश में फीस आनी बहुत कम होगी, लोगों के पास ब्लैक रहा ही नहीं, कहाँ से देंगे, ब्लैक क्रिएट ही नहीं हुआ। अब आफ्टर सम टाइम क्रिएट हो जाएगा, अब उस बात को तो अभी बहुत टाइम हो गया, अब ब्लैक फिर क्रिएट हो जाएगा। 5 साल हो गए, मान लो 6 साल हो गए, तो 5-6 सालों में ब्लैक क्रिएट हो गया होगा। अब सबके घर में फिर पैसा पड़े, किसी घर में 1 लाख पड़े, किसी 10 लाख पड़े, 20 लाख पड़े। अब अगर आज ही मैसेज आ जाए, आज 8 बजे वही होगा, भाई और बहनों, पता नहीं चलता कब आ जाए मैसेज। आप अभी घर पहुंचोगे ट्यूशन से, वो मैसेज फ्लैश हो रहा होगा कि कल से आपका रुपया नहीं चलेगा, बैंक में डालो तो चलेगा। तो हर 5 साल के बाद अगर ऐसा होना चाहिए तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो सारा पैसा बैंक में आएगा। जब बैंक में आएगा तभी तो होगा। अब तभी तो देखो सारी फीस मुझे ऑनलाइन आ रही है, 1 रुपया भी नहीं आता यहाँ पे कैश। पता नहीं सबको क्या हैबिट पड़ गई, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं सब लोग। अच्छा भला वो यहाँ दे सकते हैं कैश इंस्टीट्यूट में आकर, आने वाली प्रॉब्लम नहीं है। आप आओगे पढ़ के चले आओगे, लेकिन फीस फिर भी क्या करोगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे। रीजन क्या उसका, कि कैश है ही नहीं सी, कैश बचा ही नहीं हमारे पास। तो ये स्टेप था। तो ये फाइनेंशियल मार्केट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, ये अच्छा स्टेप है। हम सब लोगों का पैसा अगर बैंक में रहे तो बैंक में ही रहेगा। तब से वो पैसा बैंक में पड़ा है, गया कहीं नहीं है, सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है। अब आपके बैंक में जो 10,000 फीस थी, मेरे बैंक में आ गई, इतने तो है ना। अब मैं आपको मैसेज करूंगा कि फंड्स आर रिक्वायर्ड, जल्दी से पैसा भेजो, तो जब आप भेजोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं कैश निकालूंगा नहीं, मतलब ही नहीं, क्योंकि हम अपने व्हाइट मनी को खत्म कर नहीं सकते। तो जब आपने मुझे जब जब फीस दी होगी, वो ऑनलाइन ही पेमेंट हुई है उसकी, तो पैसा कहाँ पड़े, बैंक में। अप्रैल से लेकर अब तक आप लोग फीस दे रहे हो, वो फीस मेरे बैंक में आई, मेरे बैंक का बैलेंस इस टाइम है 12,000, तो कहाँ गए पैसे, ट्रांसफर हो गए। लैंडलॉर्ड को रेंट चला गया, सैलरी चली गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल चला गया। मतलब 10 रुपए का ब्रेड भी मैं गूगल पे से खरीदता हूँ आज के डेट में। आज मैं इंस्टीट्यूट आया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि अकाउंट में गूगल पे है मोबाइल में। तो मुझे कुछ भी खरीदना है, पेटीएम या गूगल पे करूँगा मैं, पैसा है ही नहीं, कैश रखने की जरूरत ही नहीं हमें। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था, उस कारण से हुआ सब कुछ ये डिजिटल इंडिया। कोविड में वो और काम आया हमें। तो फाइनेंशियल मार्केट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही हमारी सेविंग्स को बेटर यूटिलाइज किया जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, जब हम सेविंग करके अपने घर में रख लेते हैं, तो उतना ही प्रोड्यूसर का स्टॉक क्या रह जाता है, अनसोल्ड। तो ये जो होता है ना क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर बढ़ जाती है ओपनिंग से, बोलते हैं ना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब इस साल पक्का प्रोड्यूसर ने गुड्स प्रोड्यूस की, उसकी मनी वैल्यू आपने बांट दी, और आप नालायक निकले, आपने वो सामान खरीदा नहीं, आपने एक्सपेंडिचर किए ही नहीं, ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए, ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किए। कुछ तो करो पैसे का, बैंक में रख दो, एफडी बना लो, वही तो इन्वेस्टमेंट ही आपकी। आप कंस्ट्रक्शन ना करो, बैंक कर देगा, आपके पैसे से प्रोड्यूसर को लोन देगा, प्रोड्यूसर ने क्या करना है, फैक्ट्री लगा देनी है, शॉप खोल देनी। तो वो है, ऐसे प्रोड्यूसर सेक्टर भी जो सेविंग्स करता है, वो फिर बोरिंग में कन्वर्ट हो जाती है, वो हाउस होल्ड सेक्टर। तो हो इन दोनों के बीच में रहा है। बैंक में 2 लोग ही खड़े होते हैं, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर, और कोई होते हैं। एक पैसा जमा कराने आया है, एक निकालने आया है, कोई ड्राफ्ट लाने के थ्रू निकाल रहा है पैसा, कोई चेक के थ्रू निकाल रहा है। बैंक में 2 ही काम हो रहे हैं, इसलिए बैंक के सामने 2 ही लोग होते हैं, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। अगर करंट अकाउंट है तो वो प्रोड्यूसर है, अगर सेविंग अकाउंट है तो वो हाउस होल्ड। सिंपल। करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट है, और सेविंग अकाउंट दाल रोटी अकाउंट है। सिंपल। सबकी दाल रोटी चल रही है सेविंग अकाउंट से।
कि पैसा पड़ा है जी, यहीं से हम अपना खर्चा चला लेते हैं। सैलरी आती है सेविंग अकाउंट में, वहां से सब निकल जाता है, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, सबका खर्चा, घर का पूरा बिल, एवरीथिंग। तो वो दाल रोटी अकाउंट है। बैंक इसको दाल रोटी अकाउंट बोलते हैं। उसमें आप ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते। अगर आपकी सैलरी है 50,000, तो हर महीने 1 लाख ऐसे आ रहा है आपके अकाउंट में, रिश्वत आ रही है, सिंपल। तो अगर हम कोई ऑफिसर हैं तो रिश्वत हमें मिलती होगी, पक्की बात है। कमीशन, इंसेंटिव, कुछ भी ऐसी इनकम जो हम शो नहीं करते, तो फिर वो आ रही है बैंक में, तो कभी हम लेते नहीं बैंक के थ्रू। बोलो बैंक के थ्रू थोड़ी होगा, भरवाओगे। अगर ये देना है तो अंडर टेबल दो, ऊपर से भी दे सकते, टेबल के नीचे से कैश बंडल बना के ले आना, पैकेट बना के ले आना, टेबल नीचे पड़ा देना, बात खत्म, आपका काम हो जाएगा। पर आप ये थोड़ी चेक इशू करोगे कि सर मैंने 1 लाख का चेक इशू किया, मेरी एडमिशन हो जाएगी इस कॉलेज में। नहीं, वो तो 1 लाख उसको, जो भी बंदा है उसको कैश ही जाएगा, वो ब्लैक मनी है। पहले तो आप क्या समझेंगे, तो ये तो दोगे, क्योंकि व्हाइट मनी में कोई रिश्वत लेगा नहीं। इसलिए जो पैसा सेविंग में है हमारा हाउस होल्ड या प्रोड्यूसर के पास, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इस सेक्टर को गिनने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारी इंटेग्रल पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, कहीं भी। ठीक है जी। तो बोरिंग थ्योरी है, ट्राई किया जाता है इसको इंटरेस्टिंग बनाने का, अदरवाइज तो कोई पढ़ेगा ही नहीं इसको, पढ़ोगे तो आपको बोरिंग लगेगी। बट अब एटलीस्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। 2 सेक्टर मॉडल में क्या क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 3 4 आपको समझा दी है। 2 रियल के हैं, 2 मनी के हैं। ठीक है, ये सब हमें आता है। 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल सिस्टम, वो फाइनेंशियल सिस्टम ऐड हो गया। हाउस सेक्टर में सेविंग किसको दी, बैंक को दी, बैंक ने आगे प्रोड्यूसर को दे दी, प्रोड्यूसर ने सेविंग दी, वो हाउस होल्ड को दी। तो इसलिए प्रोड्यूसर को लोन चाहिए फैक्ट्री बनाने के लिए, और आपको लोन चाहिए कार परचेज करने के लिए, घर बनाने के लिए। लेकिन लोन तो दोनों को चाहिए, इसलिए प्रोड्यूसर की सेविंग हाउस होल्ड के काम आ रही है, हाउस होल्ड की प्रोड्यूसर के, या एक हाउस होल्ड की दूसरे हाउस होल्ड की। ठीक है, ये आप सब अब रीड कर सकते हो यहाँ से। इन दिस केस, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, इन दिस केस लीकेज आर द सेविंग्स बाय द हाउसहोल्ड एंड फर्म, and these become injections into the circular flow when borrowed by household and firm for investment। इसलिए कहा जाता है कि लीकेज वो कोई बात नहीं है, आप लोग सेविंग करो अच्छी बात है, बट सेविंग वाला पैसा इन्वेस्ट करो, बैंक में रखो। इससे आपकी ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी। फिर जब आपकी एफडीज बढ़ती जाएंगी, आपको एफडीज का इंटरेस्ट मिलता जाएगा, या आपकी इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस होती जाएगी, तो ऑटोमेटिक जब आपकी ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी की होगी। बट वो बिल्कुल गलत है कि आपके घर में 1 लाख पड़ा है, 50 से पड़े। तो अब अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, पेरेंट्स नहीं है, तो पेरेंट्स को समझाओ कि पैसा घर में क्यों पड़े। मेरी क्या हैबिट है, घर में अगर 10 रुपये पड़े हैं मैं पॉकेट में डाल लेता हूँ कि जाएंगे बैंक में आज। इसलिए मेरे सामने कभी कैश दिखता नहीं मुझे घर में। उन सबको पता है कि अगर कैश दिख गया तो पॉकेट में, मैं 1 रुपया भी अलाउ नहीं करता रखना घर में कैश। अगर चाहिए तो फिर आप, आज की डेट में तो ऑप्शन है, मोबाइल सबके पास है, 5 मेंबर्स 5 मोबाइल, पेटीएम गूगल पे करो। तो अगर कहीं मैंने देख लिया कि इन्वर्टर, सॉरी माइक्रोवेव के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, टेबल के ऊपर पड़े हैं 50 का नोट, 100 का नोट, वो पॉकेट में जाएगा, और मेरी पॉकेट में आने का मतलब कहाँ गया, बैंक में गया, इन्वेस्ट हो गया। उस 100 रुपीज के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे ना भी काम आएगा तो कंट्री काम तो आएगा। वेले बैठ के कंट्री का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आपको आर्मी में जाने की जरूरत नहीं है ना। लाइफ में एंजॉय करते हुए भी तो आप कंट्री की हेल्प कर रहे हो, पर वो पैसे कौन चाहिए, बैंक में। किसी भी प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, अगर नहीं दिमाग इतना, तो एफडी तो एक लेमन का काम है। तो जिसका दिमाग नहीं है एफडी को बनाते हैं, जॉब करता है, पैसे बचाता है, और क्या कर देते हैं, एफडी। क्योंकि उसका इतना दिमाग नहीं है कि वो 20-30% अर्न करे, एटलीस्ट 6% तो अर्न कर रहा है अगला, वो तो गई नहीं, बट वो भी नहीं कर रहा, वो नॉनसेंस है। पैसे कमा के घर में रखना गलत है। हाँ, एक तो समझ आता है कि ब्लैक मनी, कि सर मेरी रिश्वत का पैसा मैं कहाँ किस बैंक में डाल दूं, वो तो ठीक है, वो पैसे की तो काउंटिंग भी नहीं हो रही, वो तो नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं हुआ। तो जो यहाँ काउंटर है वो ये हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर ने आपको दिया, जो आपकी 1 नंबर की इनकम है, जब आपको सैलरी मिल रही है, वो आपकी रिश्वत थोड़ी ना है, वो तो शो करोगे ना, आप करनी ही पड़ेगी, मिलती बैंक के थ्रू है, कैश में मिलते तो भी शो कर सकते हो। इसलिए तो हर एक आपके पॉइंट का आंसर यहाँ पे मिल सकता है आपको। तो जो लीकेज होगी वो मनी मार्केट में आएगी, और मनी मार्केट से वो इन्वेस्टमेंट में चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट चाहे प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट हो या हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट हो, मतलब चाहे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो, कहीं तो पैसा इन्वेस्ट होगा ना। क्योंकि हम सबसे समझदार कौन है, बैंक।
हम गलती कर रहे हैं बैंक घर में 10 रुपए रखने की, बैंक नहीं कर रहा। बैंक पूरे पैसे को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना पैसा लोन्स में लगता है लोन में लगा देते हैं, बाकी आरबीआई को दे देते हैं। ठीक है, लिखे ना, पार्किंग द सरप्लस फंड्स विद आरबीआई, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो आपके ऊपर है। आपने आपने आरबीआई को पैसा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लो आरबीआई से। बैंक कभी भी अपने पास 10 रुपए भी नहीं लगता। उसे पता है कि CRR SLR के हिसाब से मुझे कितना पैसा अलग करना है, वो करके बाकी पूरा पैसा लगा दिया। अब वो भी उसकी मजबूरी है, ये तो CRR SLR भी ना बनाए वो, कि उसको पता है डेली डिपॉजिट भी हो रहे हैं और विड्रॉ भी। वो डे तो कभी आएगा नहीं कि सब लोग विड्रॉ ही कर रहे हैं, डिपॉजिट करने वाले भी आएंगे। क्योंकि जब आपके फीस, आपके अकाउंट से फीस मेरे अकाउंट में जा रही है, तो आप विड्रॉ कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ। बैंक कोई भी हो, हम दोनों का बैंकिंग सिस्टम तो एक ही है ना, पैसा तो बैंक में ही रहने। ठीक है, तो इसलिए बैंक कभी भी ऐसा नहीं करता फिर। इसलिए आप लोग भी देखो घर में कहाँ कहाँ पैसा पड़े, उठाओ, उठा के भागना नहीं है, बैंक में लगा दो। तो अगर किसी को समझ नहीं है घर में, तो उसको समझाओ कि हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन पढ़ाने का फायदा क्या आप लोगों को, जब आपको रिटर्न ही ना मिले। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेजेस से क्या होता है, इकोनॉमी को लॉस होता है। फिर इंजेक्शन से क्या होता है, हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। तो लीकेजेस क्या है, देखिए सर्कुलर आइडेंटिटी हमें पता ही है, ये तो आपको बता दिया कि जब तुम आगे बढ़ोगे, या तो तुम्हें पहले से पता है या फर्स्ट टाइम कर रहे हो, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों क्या है, आपको आइडेंटिटी मिलेगी। इसलिए किसी को बोलो क्या करते हो, कितना कमा लेते हो, कितना उड़ा लेते हो, तीनों का मीनिंग सेम है। अगर कोई बंदा आपके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे उड़ा सकता है, तो वो इतने से कमाता भी तो होगा, ठीक ना। आपको अगर कोई डायमंड रिंग दिला सकता है, तो वो कमा भी सकता है, और उसके लिए उसको काम भी करना पड़ेगा, उसका शोरूम फैक्ट्री कुछ तो होगी, सिंपल। तो अगर कोई आपके ऊपर पैसा कितना खर्च कर सकता है, तो ये 3 वर्ड्स हैं जहां पे हम समझ सकते हैं इकोनॉमी को। माइक्रो मैक्रो तभी तो मेरे से तो इकोनॉमी है और इकोनॉमी से मैं हूँ, दोनों हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो लीकेज इंजेक्शन की बात आगे आएगी प्रॉपर, पहले इसको यहाँ से पढ़ते हैं। लीकेज क्या है, अब ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपको आ जाएगा सब्जेक्टिव एग्जाम में। क्रिएटिव एग्जाम तो आपका टर्म 1 का था, टर्म 2 एग्जाम क्रिएटिव नहीं है, ये सिंपल है, SST पढ़ के चले जाओ, पेपर आएगा लिख देना, वो वाली चीज है। अब तो ज्यादा क्रिएटिव तब होगा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे कुछ ऐसा होगा। अब ये पता है कि पहले से क्वेश्चन आते हैं और इंपॉर्टेंट है, लीकेजेस एंड इंजेक्शन का डिफरेंस ये क्या है, इनको, क्योंकि ये सब सर्कुलर फ्लो का पार्ट है, इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लो वेरिएबल्स, क्योंकि सर्कुलर फ्लो का पार्ट है। these are those flow variables which have a negative impact on the economy, on the production process। क्योंकि पैसा प्रोड्यूसर ने आप तक पहुंचाया एज ए फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, आपने प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंचाया, तो नुकसान किसको होगा, प्रोडक्शन द्वारा। प्रोडक्शन हो पाएगी, जितनी आप सेविंग्स कर लेते हो उतना इकोनॉमी में द्वारा फिर से प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जब तक वो पैसा किसी भी तरीके से प्रोड्यूसर तक नहीं पहुंचता। और वो अगर आप नहीं खर्च करना चाहते तो बैंक को दे दो, बैंक दे देगा प्रोड्यूसर को, जिसमें आपका पैसा आपके पास भी रहेगा और वो इकोनॉमी के काम भी आ रहा है, आपको रिटर्न भी मिल रही है। तो इसके बाद तो मतलब ही नहीं घर में पैसा रखने का, कैश रखने का तो मतलब ही नहीं। इंजेक्शंस ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस पे, इनकम जनरेशन पे, इकोनॉमी की ग्रोथ पे, कोई भी वर्ड लिख सकते हो। अब लीकेजेस क्या है, ये हमारे सर्कुलर फ्लो का क्या है, विड्रॉल है। क्योंकि जो सर्कुलर फ्लो सर्कल घूम रहा है, उसमें से कुछ पैसा निकल के बाहर हो गया, कि वो वापस क्या नहीं बना। ये देखो यहाँ से हर एक पॉइंट का मीनिंग समझ सकते हैं यहाँ पे, कि इस सर्कुलर फ्लो से ही बन रही है बात। यहाँ से इस फेज से पैसा निकल के इस फेज तक तो जाएगा जाएगा, ये तो गारंटीड है, लेकिन यहां से निकल के यहां तक नहीं जा पाता। मीन्स हम अपनी डिस्पोजेबल इनकम को अपने एक्सपेंडिचर नहीं बना पाते। क्योंकि हमारे, स्पेशली अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है जो हमें ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, हमारे पेरेंट्स यहाँ यहाँ से हमें मिलती है, कि बेटा अगर 50 रुपये कमाओ तो 40 ही खर्च करो। वो हमें शुरू से सिखा रहे हैं, हम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं कि 10 रुपये बचाओ बेटा। वो यहाँ तक बोल के चुप हो जाते हैं, आगे सिखाते नहीं कि बचाएं तो क्या करें उसका।
बचाओ बस, रखो अपने पास। अब इसके आगे की चीज आपको स्टडी, एजुकेशन, चीजें, मार्केट सिखाती है किस पैसे का क्या करो। तो जब आप 10 रुपए बचा लेते हो तो ये हो गया विड्रॉ। अब आखिर इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। ये बेचारा देख रहा है कि 50 रुपए दिए थे, वापस 40 ही आए, ये वेट कर रहे हैं। इसको इसको मगे ये इसका फेस ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है इसके फेस पे, है ना, कि ये क्या हो गया। तो मैं हर बार पैसे 50 डालता हूँ, वापस 40 आते हैं, क्योंकि ये 50 रुपए की आउटपुट करता है, 50 रुपए की इनकम जनरेट करता है, फैक्टर इनकम जनरेट करता है। लेकिन 50 रुपए लोग खर्च नहीं करते। और पहले भी आपको बताया कि फॉरेन कंट्रीज का ट्रेंड इंडिया से यही ज्यादा है। वहां 50 रुपए खर्च होते हैं, 50 ही खर्च हो जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी। मंडे टू फ्राइडे कमाओ, सैटरडे पार्टी, बस सब पैसे उड़ा दो। ये वहां पे ट्रेंड है। और अगर हम इंडियंस भी वहां जाते हैं तो हम पैसा बचा रहे होते हैं, हम पैसा खर्च नहीं करते। हम पैसा जोड़ जोड़ के घर को भेजते हैं या अपना वहां पे प्रॉपर्टी बनाते हैं घर। वो लोग पैसा खर्च कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो ट्रेंड है उनका कि 2 डेज हॉलीडे, एंजॉय, फन, 2 दिन पैसा उड़ा दो बस, ताकि फिर अगले 5 दिन अर्न करें, आउटपुट ज्यादा हो। इसलिए वहां पे आपको सब फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी मिलेंगी। लेकिन इंडिया में वो चीजें नहीं होती, क्योंकि तो भी प्रोड्यूसर को वो मिलता नहीं वापस। इसलिए यहाँ पर बीच में किसको रखा गया, मनी मार्केट को। इसलिए आपको फोन कॉल्स आती हैं कि सर हमारे पास प्लान आया एक, इंश्योरेंस कंपनी वाला बंदा आपको फोन करेगा, बैंक वाले आपको फोन करेंगे, म्यूचुअल फंड्स वाले आपको फोन करेंगे, सबको बिठा दिया आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने, कि करो फोन कॉल्स। तो आपको फोन आते हैं, और आपको नहीं आते तो आपके पेरेंट्स के पास आते होंगे, जो लोग कमाते हैं उनको आते हैं, उनका डाटा है। जब आप अर्न करना शुरू करोगे आपको भी वो वाले मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, आपको मेल आईडी पे आएंगे, ईमेल के थ्रू मार्केटिंग होगी, व्हाट्सएप के थ्रू मार्केटिंग होगी, आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पता चल गया कि इसको सैलरी मिल गई, पहली सैलरी मिल गई इसको। जैसे आपके डाटा चला गया ना कि तेरे को जॉब मिल गई, वो सैलरी मिल गई, उस डाटा से ही आपको मैसेज आएंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सबको वो पैसा चाहिए। ताकि गवर्नमेंट कहती कि कहीं गलती से अपने घर में ना रख लीजिए पैसा, मार्केट में लगाने दो इसको, प्लान्स दो, ऑफर्स दो, लालच दो, जैसा भी करो, वो बेचने वाले के ऊपर होते हैं। आपको डरा के भी कमा देंगे कि अगर डेथ होगी तो क्या होगा, सोचो तुम्हारी फैमिली क्या बनेगा। 5 मिनट के लिए डरा दो तो कोई भी 10 लाख की, 20 लाख की इंश्योरेंस ले लेगा, है ना। या लालच दो, सिप वाले क्या देते हैं, लालच देते हैं, वो ये बोलते हैं ओए सर मरना क्यों है, 20 साल में इन्वेस्ट करो, रिटायरमेंट तक जाओ, 1 करोड़ मिलेगा। फिर सोचो 1 करोड़ से क्या क्या कर सकते हो। अगले 20 साल तक तो पैसा कमा के अपने घर को सर्वाइव करोगे, फिर रिटायर हो गए, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, फिर 1 करोड़ आपके पास है। आप सोचो आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, जो तुम कभी जा ही नहीं पाए। बोलते हाँ सपना तो था मेरा, फिर हम बोलते हाँ मेरा भी ड्रीम था, मतलब वो ऐसे जाना या एक बड़ी गाड़ी खरीदना या फॉरेन कंट्रीज घूमना, ऐसे ऐसे मतलब बस वही ड्रीम पूरा करना 60 के बाद। 20 साल तक हमें दो पैसा। और इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस वाला एजेंट है वो करेगा सर अगर डेथ होगी। दूसरा दूसरा एजेंट ऐसे नहीं बोल रहा, बोले सर डेथ की तो बात ही नहीं होती, हम तो ये कह रहे हैं जीते जी आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो इसलिए 2 तरह के प्लान चल रहे हैं मार्केट में, लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इन्वेस्टमेंट प्लान्स में आप जब होगे तो आपको 1 करोड़ का चेक मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस में आपके बाद आपकी फैमिली को मिलेगा। ठीक है जी, ये सारा कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है मतलब। तो इसको ऐसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं स्टोरी टाइप में। लास्ट टॉपिक है बस, फिर ओवर करते हैं क्लास। तो ये विड्रॉल्स हैं, ये एडिशंस हैं, इनके नेम्स क्या हैं, है ना। जब लीकेज होता है तो हमारा इनकम या प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है इकोनॉमी का, प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई, सर्विसेज कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सेविंग्स कर रहे हैं, हम उस पैसे में से गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं, टैक्स। ये भी एक लीकेज है। अब गवर्नमेंट उस पैसे क्या करती है वो बात की बात है, आपने लीक कर दिया ना, प्रोड्यूसर ने आपको 50 रुपये दिए, जब आप 50 रुपये खर्च कर रहे हो, उस 50 रुपये के अंदर क्या है, जीएसटी है। तो जीएसटी का पूरा पोर्शन तो किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया, तो प्रोड्यूसर के पास तो नहीं आया ना। दैट इज कॉल्ड लीकेज। क्योंकि प्रोड्यूसर कहते हैं जब मैंने आपको 50 रुपये दिए थे मेरे को 50 दो ना, तो उन्होंने मैंने तो 50 ही दिए हैं, अब मैं क्या करूँ, उस 50 रुपये के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर हर चीज के अंदर गवर्नमेंट ने क्या डाल दी, जीएसटी। क्योंकि जब आप पैसा खर्च करते हो, सबसे मेन बात है जब हम एक्सपेंडिचर फेज देखते हैं ना बेटा, एक्सपेंडिचर फेज में पूरी गवर्नमेंट तो इसी पे खेलती है। क्योंकि गवर्नमेंट का रोल यहाँ दो चीज में है ही नहीं। वो बोलती है ठीक है प्रोड्यूसर तुम बनाओ, तुम पैसा बांटो इनको एज ए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, हम तो बाद में आएंगे। गवर्नमेंट यहाँ आती है, हो गया सब काम, शो हो चुका सब कुछ।
आपने जॉब आपने बोला सर मेरा ड्रीम है कि मुझे 50 लाख का पैकेज मिले, तो ये यहाँ से हो जाना है। तुम सर्विस दो ऐसी, ऐसे आप करो उस तरीके से क्वालिफिकेशन कि 50 लाख का पैकेज मिले, वो मिल भी जाना है। तो यहाँ इस बीच में गवर्नमेंट नहीं आती, कहती अब आ जाओ 50 लाख मिल गया आपको, अब 50 लाख को खर्च करो, जहां खर्च करोगे वहां हम है, जहां भी तुम खर्च करोगे वहां गवर्नमेंट है। आप सोचो घुमा के, 3 रुपए के टाइगर बिस्किट में भी गवर्नमेंट की है, टैक्स जीएसटी है, कहीं पे वैट है, कहीं पे सर्विस टैक्स है, कहीं पे इम्पोर्ट ड्यूटी है, कहीं पे कस्टम ड्यूटी है। मतलब तुम इंडिया में 1 रुपया भी खर्च करोगे, तुम्हारा एक शेयर किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को, है ना? ये भाईगिरी है, मतलब हम भाई लोग बैठे थे जो डॉन, कि तुम जो मर्जी कमाओ कमाओ, जो मर्जी कमाओ, बस मुझे मेरा शेयर मिल जाए, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। जैसे देखते हैं डॉन टाइप की मूवीज, बोलते हैं बस एक पेटी आ जाए, एक आ जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत बड़े स्टार हो, एक्टर हो, बिजनेस करो ना, हम कम मना करते हैं, बस 1 करोड़ भेज दो, खत्म बात। आपको या आपकी फैमिली को कोई कुछ कह के दिखाए हम बैठे, बस सिंपल है। कोई दूसरा बंदा आपसे मांगेगा नहीं पैसे, क्योंकि आपने इसको दे दिए, फिर ये अपने आप संभालेगा दूसरे वाले पार्टी। वो चलता है डॉन के अंदर, वो चलती है ना, कि अगर इस एरिया को मैंने संभाला हुआ है तो तू मेरे एरिया में कैसे आ गया। तो आपको क्या मिलती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी। रात को 12 बजे घर आओ, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा, नहीं तो कोई पता नहीं है, वो लोग कहते हैं उस बेस पे पैसे मांगते हैं। तो मीन्स गवर्नमेंट ये कहती है कि आप हमें टैक्स दे दो, फिर जो मर्जी करते रहो, आपको कुछ कह के दिखाए कोई, हम खुद ही बैठे हैं आपको बचाने के लिए। तो ये पॉइंट है। तो आपकी इनकम यहाँ एक्सपेंडिचर है, वहां पे गवर्नमेंट है। उससे पहले गवर्नमेंट कहती है जो जैसे मर्जी कमाओ, खर्च करने के टाइम हम बात करेंगे कि खर्च कहाँ से कर रहे हो। अब खर्च ज्यादा कर रहे हो, कमा कम रहे हो, वहां क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो गवर्नमेंट की रेट कहाँ पड़ रही है? वहीं पड़ रही है इनकम टैक्स की, कि जो तेरी सैलरी 1 लाख है महीने की, साल के 12 लाख, अकाउंट में 50 लाख कैसे आ गए एक साल में? तो वो एक्सपेंडिचर तेरा 50 लाख का है। अब एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है? क्रेडिट कार्ड से होते हैं। तो गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड वालों को पकड़ती है, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो गवर्नमेंट का नजर किस पे है? एक्सपेंडिचर पे, कमाने पे नहीं है, क्योंकि वहीं पे सब कुछ है। इसलिए टैक्स जो है एक बहुत बड़ा लीकेज है फॉर द टाइम बिंग। और जब हम पैसा बाहर कंट्री में भेज रहे हैं गुड्स इंपोर्ट करके, तो इंडिया का यही हो रहा है, 90% हमारी परचेजिंग किस चीज़ की है? फॉरेन ब्रांड्स की है। इंडियन ब्रांड्स में पसंद ही नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। सब हम सबके से मोबाइल कौन से हैं? इम्पोर्टेड है, चाहे सैमसंग है, चाहे चाइनीज़ है, चाहे आईफोन है। इंडिया का फ़ोन तो कोई भी नहीं है। इंडिया जो बना रहा है, मान लो इंटेक्स बना रहा है, इंटेक्स हम परचेज नहीं करते। इंडिया की जो फ़ोन है वो हम परचेज नहीं करते। आए और चले भी गए, वो ट्राई किया इंडिया ने बनाने की फ़ोन, लेकिन हमने परचेज नहीं किया, किसी ने नहीं किया परचेज। इसलिए इंडियन कंपनी तो बंद ही होगी, चल ही रही आज की डेट में। चाइनीज़ फ़ोन है सस्ता, महंगे वाला फिर वो सैमसंग आईफोन, उनकी रेंज आ जाती है। इंडिया में कोई भी नहीं है, तो इम्पोर्ट है। तो ये 3 चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, और ये 3 चीज़ें हमारी कंट्री के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इनकम जनरेशन प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, एफडीआई करेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। और कौन करता है? एफडीआई। और कौन करता है? प्रोड्यूसर। और हम लोग नहीं करते, लेकिन हम लोग अपना पैसा किसको देते हैं? बैंक को। तो वो हमारे भी यहाँ पे प्रोड्यूसर को देते हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट होगी हमारी कंट्री में, उतनी हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी। ऐसा तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो मल्टीप्लाई चैप्टर में, है ना? एक्सपोर्ट। तो ये जो वो लीकेजेस होती है वही बाद में जाके इंजेक्शन से बनती है ना, हाँ, जैसे। बाद में बनेगी, लेकिन जब तक नहीं बनती तब तक का है, तब तक तो लीकेज हुई। बाद में जब बनेगी तब है। तो फॉर टाइमिंग इस साल आउटपुट हुई, प्रोड्यूसर ने आपको रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, इस साल आपने पैसा वापस नहीं किया। आपने बोला कि मैं अपनी बेटी की मैरिज पे खर्च करूँ, उसके लिए जोड़ रहा हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा घर बनाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो तुम पैसा जोड़ रहे हो। अब वो अगर तो सेविंग प्लान में जा रहे हैं हर महीने, तो ठीक है, पर अगर वो कैश विड्रॉ हो रहे तो गलत है। तो पॉइंट वही है। तो इसलिए बस याद रखो कि लाइफ में कभी भी पैसा घर में कैश नहीं होना चाहिए। वो फिर इट मीन्स आप विड्रॉ कर रहे हो, एक्चुअली विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे 3 एक तरह से विड्रॉल्स हैं, लीकेजेस हैं, और ये 3 हमारे इंजेक्शंस हैं। इंजेक्शन का मीनिंग टू इंजेक्ट समथिंग जिससे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है ना? तो कोविड वैक्सीनेशन हुई तो इंजेक्शन ही दूंगा, वो इंजेक्ट ही तो कर रहे हैं।
कोई भी चीज इंजेक्ट कर रहे हैं जो आपको पावरफुल बना रही है, इम्यूनिटी सिस्टम को आपके स्ट्रॉन्ग कर रही है ताकि आपको कोविड हो ही ना, दैट इज इंजेक्शन। वायरस अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल। अब किसी को कोविड हो गया तो वीक ही हो गया वो बंदा, तो विड्रॉ ही तो होगा उसकी स्ट्रेंथ। इंजेक्शन लगाया तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये दो वर्ड्स हैं, लीकेज एंड इंजेक्शन। तो हमारी इकोनॉमी में लीकेज भी होती रहती है और इंजेक्शन भी लगते रहते हैं। लास्ट पॉइंट है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। अब स्टॉक वेरिएबल क्या है, विच इज मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड से कोई लिंक नहीं है। मीन्स उसमें ऐसा नहीं आएगा कि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो बस एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा। जैसे हम, जैसे घर में कोई बोलता है जब देख के आओ टंकी में पानी कितना है, आम होता है ऐसा समय, तो हम देखते हैं टेरेस पे जाके कि वाटर टैंक में वाटर कितना है। तो वो स्टॉक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तुम पूरा 7 दिन वहां बैठे रहे टंकी पे चढ़ के, मैं देखता रहूंगा कितना फ्लो हो रहा है, कि एवरी डे कितना पानी आ रहा है, कितना पानी जा रहा है। तो वो तो फ्लो हो गया, वो फ्लो वेरिएबल हो गया। तो तुम सिर्फ 2 मिनट के लिए जाते हो टेरेस पे, वहां रुकने के लिए नहीं जाते, सिर्फ देख के आ जाते हो, क्योंकि आप किसी को फोन करके बोलते हो कि अभी टैंक हाफ है, फिर घंटे बाद देखने जाओ, फिर और हो गया, फिर घंटे बाद फुल हो गया, तो बोलो फुल हो गया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे फुल है, नेक्स्ट डे फिर हाफ रह गया, यूज हो गया। तो इनमें स्टॉक और फ्लो आपस में क्या है, इंटरलेटेड है। अगर पानी भरते जाओगे टैंक में, स्टॉक कंसेप्ट बनता जाएगा, उसमें से निकालते जाओगे, स्टॉक कंसेप्ट कम होता जाएगा। तो अगेन यहाँ भी वही है बात, स्टॉक फ्लो पे डिपेंड है, फ्लो स्टॉक पे। दूसरा एग्जांपल, आप अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते जाओ, फिर एक महीने में पूछो बैलेंस कितना है, बैलेंस आ रहा है, लेकिन अगर विड्रॉ करते जाओगे तो भी बैलेंस आएगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे जब तुम बैंक से बैलेंस पूछते हो, मेरे सेविंग अकाउंट में आज कितने पैसे हैं, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है, लेकिन वो डिपेंड किस पे है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स पे। डिपॉजिट 1 मंथ के होते हैं, डिपॉजिट को भी आज के डिपॉजिट तो होंगे नहीं। आप बैंक को पूछोगे मेरे 1 मंथ के क्रेडिट्स क्या हैं, मेरे 1 मंथ के डिपॉजिट्स क्या हैं, मेरे 1 मंथ के डेबिट्स क्या हैं, विड्रॉल्स क्या हैं। तो जब ये डेबिट, क्रेडिट, विड्रॉल और डिपॉजिट को आप चेक करोगे तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है। 1 मंथ की सेविंग्स, 1 मंथ की प्रोडक्शन, 1 ईयर की प्रोडक्शन, 1 ईयर के डिपॉजिट, जहां टाइम डायमेंशन आता है तो वो फ्लो है। उसके बाद जो बैलेंस आता है वो है स्टॉक, वो एक पर्टिकुलर डेट पे है, सिंपल। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक, जिसकी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और यहां जिसकी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसका एग्जांपल आपके सामने है, पहले ये रीड कर लो, लास्ट टॉपिक आज का, और ये पीडीएफ यहाँ पे ओवर हो जाएगा। मैंने आपको आज चैप्टर 1 और 2 प्रैक्टिस करवा दिया। आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इस चैप्टर को आप रीड करो एक तो बुक से, फिर इसके जो आगे क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबको देख लो, यही होमवर्क हो सकता है इकोनॉमिक्स में। सब्जेक्टिव पेपर आता है तो बहुत ईजी माना जाता है उसको, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो ये डिफरेंस भी सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप। ऐसे अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स की बात आएगी। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगी, फिर न्यूमेरिकल के बाद फिर थ्योरी आएगी उन चैप्टर्स की जो उन न्यूमेरिकल्स की थ्योरी होती है। तो चलेगा अभी ये कॉन्सेप्ट वेब के एंड तक। तो देखिए रीड करो, इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मीन्स वहां पे टाइम डायमेंशन आएंगी, जैसे पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, टाइम डायमेंशन की बात आएगी, दैट इज ओवर ए पीरियड। और जहां पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पे टाइम डायमेंशन आनी ही नहीं है, वो तो आज बताना है। जैसे आपकी पॉकेट में अभी कितना पैसा है, अभी बताओ कि मोबाइल में कितना बैलेंस पड़ा है, ये क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। आज चंडीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है, 250 किलोमीटर, कल को सकता है 200 रह जाए, शॉर्टकट्स बन जाए, है ना। लेकिन गाड़ी कितनी स्पीड से ला रहे हो, वो कौन सा है, फ्लो कंसेप्ट। अब बोलते हो 60 किलोमीटर पर आवर, फिर हाईवे पे 90 तक अलाउड है, सिटी में 60 अलाउड है गाड़ी, तो हम 90
किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर जाएं तो दिल्ली हम पहुंच जाएंगे 2 घंटे में, या 3 घंटे में, 2.5 घंटे में। तो वो एक डिपेंड करता है, डिस्टेंस तो फिक्स है। अब दिल्ली 250 किलोमीटर है, तो कोई अगर बैलगाड़ी पे जा रहे हैं तो हमेशा ये बोले दिल्ली अभी दूर है, क्यों वो जा ही बैलगाड़ी पे रहा है ना। स्पीड अगर आपकी कार की ऐसे 30-40 है ना, कोई डर डर चलाता है 40 की स्पीड पे। अब अगर स्पीड रखोगे 90, लेकिन हाईवे पे लोग 100, 150, 100, 120 की स्पीड पे जाते हैं, तो दिल्ली 2 घंटे पहुंच जाते हैं। तो 2 से 2.5 घंटे में आराम से दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन लाउड स्पीड जो, अब ये जो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया, टाइम डायमेंशन 3 आवर्स आ गया। तो आराम से लो 70-80 की स्पीड पे 3-3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओगे सेफली। तो ये आपकी स्पीड है। तो स्पीड क्या है, फ्लो वेरिएबल। तो आप स्पीड जो मर्जी कम करो, ज्यादा जाओ, पैदल चले जाओ, चलो रहेगी तो 250 किलोमीटर ही ना। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्टेंस है। कल को दिल्ली आगे आ सकता है तो क्या हो गया, डिस्टेंस कम होगी। दिल्ली और दूर हो सकता है, वो रोड से भी डिपेंड है। आपको घुमा के निकाल देंगे कि यहाँ रोड बन रही है, घूम के जाओ, 50 किलोमीटर फालतू बढ़ गए तो दिल्ली दूर हो गया। तो वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है, स्ट्रोक। तो कई बार होता है ना कि आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है या आगे पॉलिटिशियन कुछ है, ऐसा कुछ रैली चल रही है, तो आपको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट के चक्कर में अब कई बार मैं भी जब घर से निकलता हूँ, जाम होता है, मुझे पंचकुला से निकलना पड़ता है, तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाता है मुझे। तो घर से इंस्टीट्यूट दूर हो जाती है, बट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये थोड़ी कि हमेशा के लिए। तो ये स्पीड पे डिपेंड है मेरी, या डिस्टेंस। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी भी एग्जांपल के तौर पे आप आ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आते हैं नहीं डायरेक्टली बोलते हैं कि आपको एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें से स्ट्रोक बताओ और फ्लो बताओ। एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। आपके पास आज कितना पैसा है, किस पे डिपेंड है, इनकम पे। क्या कमा लेते हो, इनकम क्या है, फ्लो। 1 साल की इनकम, मेरा पैकेज 10 लाख का है तो वेल्थ 10 लाख के हिसाब से होगी। मेरा पैकेज ही 50 लाख का है तो वेल्थ भी बढ़ेगी। वाटर इन अ टैंक, कितना पानी है टैंक में। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट मतलब बैंक बैलेंस है, ये गलत लिखे यहाँ पे, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस, आपके पास पॉकेट में 100 रुपीज का नोट है, शुगर मिल या किसी भी इंडस्ट्री के पास मशीन का बैलेंस है। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्टोक कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्लो वेरिएबल्स में क्या आएगा, आपकी इनकम 1 साल की, इन्वेस्टमेंट, इसका मीनिंग क्या होगा, वाटर इन स्ट्रीम। सो जो बह वो फ्लो, जब, जो पानी फ्लो कर रहा था बह रहा। हाँ हाँ जी, 1 मिनट आ रहा हूँ। तो जब इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, एक उसका जो फ्लो है वो दिखा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का है। कैपिटल फॉर्मेशन जिसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो भी 1 साल में निकालते हैं। आपकी एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन, कुछ भी चीज जिसके साथ टाइम लगता है वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। रिलेशन के आपस में आपको बता दिया, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर स्टोक कंसेप्ट ज्यादा होगा तो फ्लो भी ज्यादा होगा, सिंपल है। आपके बैंक में पैसे बहुत बड़े हैं तो बहुत ज्यादा निकाल लो, फ्लो उसी पे तो डिपेंड है ना। अब आपके बैंक में है ही 2,000 तो 4,000 कैसे निकालोगे, फिर वो इतना बड़ा बैलेंस बना कैसे, मैं पैसे डालता क्या। तो मेरी बैंक के अंदर जो सेविंग्स हैं 1 साल की, वो डिसाइड करते हैं कि ईयर के एंड पे 31 मार्च को, जो मेरा क्लोजिंग डेट आता है, जब मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है, तो मैं बैंक में कितने पैसे रखता हूँ। तो मेरे 31 मार्च को अगर बैंक में 2 लाख समथिंग है, तो इस कारण से क्योंकि मैं पूरा साल उसमें पैसे डालता गया हूँ, निकालता भी गया, निकाले कम डाले ज़्यादा, ऐसे बस। तो ये है आपस में इनका रिलेशनशिप। ठीक है जी। देख लीजिए, कोई डाउट है, क्लास वो करते हैं फिर। एनीथिंग एल्स। ठीक है, ओके, चले फिर क्लास ओवर करना अभी। लेक्चर 2 में मिलेंगे चैप्टर 3 के अंदर, तब तक ये चैप्टर को स्टडी कर लो। टेस्ट शेड्यूल मैं अभी बना लेता हूँ डिस्कस करके, फिर व्हाट्सएप में आपको अपडेट कर देंगे। अभी आपका एक ही टेस्ट हुआ है ना, वो मैं डिस्कस करने, तो